हाँ तो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में आप सबको लेकर आ गए हैं। क्लास चल रहा था हिंदी का गोधली, ये प्यारा सा बुक है जो कि अंतिम चरण में आप लोग का चल रहा है। चैप्टर नंबर 8 मैंने गदखंड पढ़ा दिया, पूरा कहानी निबंध जो भी था मैंने गदखंड खत्म कर चुका हूँ। चल रहा है आप सबको काव्य खंड, जिसे कविता हम लोग कहते हैं, और कविता मैंने आप लोगों को 7 चैप्टर तक समाप्त कर दिया हूं। और आज लेकर आ गई हूं आप सबको लेकर 8 चैप्टर नंबर। तो चलिए, 8 चैप्टर नंबर का नाम है एक ब्रिज की हत्या। एक ब्रिज का हत्या, सर एक ब्रिज का हत्या कर दिया गया। अब कौन किया यहाँ पर देखिए, इनका कवि है कुंवर नारायण जी, बहुत ही फेमस कवि रहे हैं। और अगर इसको ध्यान से सुनिएगा इस कविता को बच्चों, तो शायद आप इमोशनल हो जाइएगा। बिल्कुल, एक कविता में इस प्रकार का जो एक कवि के साथ एक ब्रिज के साथ किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का गहरा संबंध है, यहाँ पर चर्चा कवि ने खुद किया। चलिए, पहले हमको जानकारी आप सबको पता ही है कि पहले सर आप क्या पढ़ाते हैं, कवि परिचय, फिर क्या बताते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर सर, कविता है ना। चलिए, तो एक ब्रिज का हत्या का जो कवि है कुंवर नारायण जी, क्या है, कुंवर नारायण जी एक ब्रिज की हत्या के कवि रहे हैं। ठीक है, चलिए कवि परिचय जानते हैं नारायण जी के बारे में। बहुत अच्छा जानकारी लेना पड़ेगा हम लोग को। जन्म इनका बात किया जाए 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हो गया था। 1927 ईयर में हो गया था इनका जन्म। कहाँ हुआ था बच्चों, लखनऊ। लखनऊ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश, जिसे आप लोग यूपी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूपी कहते हैं, है ना। तो इनका जन्म याद रखना 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ यूपी, जहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहते हैं नारायण जी कविता लिखना शुरुआत किए थे सन 1950 ईस्वी के आसपास में। ये कविता स्टार्टिंग अर्थात कह सकते हैं लिखना शुरू किए थे जब 1950 में आसपास की समय में स्टार्ट कर दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कुंवर नारायण जी कब से शुरू किए थे कविता लिखना, तो याद रखना सन 1950 ईयर्स में स्टार्ट किए थे, उसी के आसपास। ठीक है, चलो बच्चों आगे है इनका प्रमुख रचना। बहुत सा इनका रचना है। पहला है चक्रव्यूह, दूसरा प्रवेश हम तुम, ये बहुत ही एक शानदार इनका है रचना। आमने सामने, ये भी बहुत ही एक जबरदस्त है इनका रचना। कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं वही, कोई दूसरा नहीं वही, है ना। सॉरी, कोई दूसरा नहीं है बस। तो ये एक है इन दिनों। ये जितना भी है ना रचना बाबू, चक्रव्यूह, प्रवेश और हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, और इन दिनों, ये सारे जो है इनका रचना काव्य संग्रह है, अर्थात कविता है। इतना लिखा हुआ इनका, बताइए इतने सारे कविता लिखे नारायण जी, अर्थात कुंवर नारायण जी, है ना। तो कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, चक्रव्यूह, आमने सामने, इसकी रचना है नारायण जी का। नारायण नारायण। चलिए, प्रबंध काव्य एक लिखे हैं आत्मजयी। इनका एक प्रबंध काव्य है जो लिखे हैं, रचना है इनका आत्मजयी, जो प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है ये, प्रबंध काव्य बच्चों। इनका एक कहानी है बच्चों, आकारों के आसपास, आकारों की आसपास, जो इनका एक कहानी संग्रह है। ठीक है, ये कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। आकारों के आसपास किसकी संग्रह कहानी है, नारायण जी का। ठीक है, समीक्षा, इनका एक समीक्षा लिखे थे, आज और आज से पहले। आज और आज से पहले किनकी समीक्षा लिखा गया है, तो नारायण जी का, कुंवर नारायण जी का। इनका एक साक्षात्कार है, जिसे इंटरव्यू कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार क्या है, मेरा साक्षात्कार। इनका खुद का साक्षात्कार खुद अपने दिए थे उसमें। जब इनका इंटरव्यू हुआ था तो ये खुद ही साक्षात्कार दिए था, खुद ही इंटरव्यू दिए आदि। बस इनका यही इतना रचना है बाबू। तो इनका प्रमुख रचना काव्य खंड, याद रखना संग्रह में, चक्रव्यूह, प्रवेश हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये काव्य रचना है।
एक है प्रबंध काव्य आत्मजयी, एक है कहानी आकारों के आसपास, और समीक्षा आज और आज से पहले, साक्षात्कार में मेरा साक्षात्कार। बस यही इतना याद रखना इसमें। कहते हैं नारायण जी पूरी तरह से नगर संवेदना की कवि है। नगर, नगर समझते होंगे आप सब। नगर की जो संवेदना है, जो वेदना का मतलब समझते हैं, दुख, दर्द, तकलीफें जो होता है, उसका चर्चा नगर का इसमें हमारे कवि करते हैं ज्यादा। तो ये मुख्य रूप से कह सकते बच्चों पूरी तरह से नगर के संवेदना के कवि रहे हैं हमारे नारायण जी, याद रखिएगा। और कहते हैं बच्चों इनको बहुत सा पुरस्कार मिला है, इतना सारा पुरस्कार मिला है कि 1 से लेकर जो मैंने 7 तक कहा कविता पढ़ाया, उसमें देखा जाए तो उसमें कभी कितना पुरस्कार नहीं मिला है जितना हमारे नारायण जी का मिला, अर्थात कुंवर नारायण जी का। सर बहुत सारा मिल गया क्या इनको? हाँ जी बच्चों, 6 पुरस्कार मिल गया। सोच लीजिए आपको कितना मिला है, कई पुरस्कार जीते हैं, कमेंट में बताइएगा। देखिए हमारे कवि जी को 6 पुरस्कार मिला। तो पहला पुरस्कार मिला बाबू इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। पहला पुरस्कार क्या मिला इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखना। दूसरा पुरस्कार मिला बाबू कुमारन आसान पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार दूसरा, ठीक है। तीसरा की बात कीजिए बच्चों, व्यास सम्मान पुरस्कार मिला इनको, व्यास के द्वारा सम्मान के द्वारा उनको पुरस्कारित किया गया हमारे कवि कुंवर नारायण जी को। तीसरा समझ गए। चौथा है प्रेमचंद्र पुरस्कार, प्रेमचंद्र पुरस्कार से भी सम्मानित इनको किया गया, ठीक है। लोहिया सम्मान, लोहिया सम्मान देख रहे हैं। छठा है कबीर सम्मान। तो पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा है कुमारन आसान, तीसरा है व्यास सम्मान, चौथा प्रेमचंद्र पुरस्कार। अब पांचवा है बच्चों बच्चों कर दिए, माफ करिएगा बच्चों, लोहिया सम्मान। और छठा है बच्चों नहीं कहेंगे, चलिए गलती से निकल जाता है, माफ करिएगा, ठीक है। कबीर सम्मान छठा है, आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ये जो कविता पढ़ेंगे एक वृक्ष की हत्या, यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं, बाबू आज के जो वृक्ष की हत्या करने का मतलब ये होता, अक्सर देखते होंगे कि अपने स्वार्थ के लिए आज जो मानव है, कई लोग पेड़ को लगाते भी हैं, कई लोग क्या करते हैं, जीवित को अर्थात कह सकते काट देते हैं। देखते होंगे आप लगाने वाले में पेड़ है कि आप काटने वाला में पेड़ है, जरूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर कभी कुछ चिंता है, दुख भी है कि आज अगर देखा जाए वृक्ष अगर हमारे धरती पर नहीं रहेगा बच्चों, तो ध्यान सुनिएगा, तो आप सब देखे होंगे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। बात क्लियर है? अगर हम ऑक्सीजन को कमी होने लगता है तो फिर ऑक्सीजन लेना हम ही लोग लेते हैं, और हम लोग अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, कहाँ चल जाएंगे, है ना, राम राम सत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर कभी यही कहना चाहते हैं कि आज के जो मानव है अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ गलत कर रहा है पेड़ों के साथ, है ना। तो यहाँ पर कभी यही कहना चाहते हैं कि हम लोग दुख के साथ कभी यह कहना चाहते हैं कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, हो सकता है और लगाएं उसे और आगे की ओर बढ़ाएं। पेड़ मतलब लगाने के लिए बोला जा रहा है कि पेड़ नहीं काटने का। तो यहाँ पर कवि का वही संदेश है, मैसेज है, कविता के माध्यम से हम लोग को दे रहे हैं कि बच्चों की हम लोग पेड़ को ना काटें। कवि के सामने एक वृक्ष की हत्या हो जाती है और क्या कहते उस पर जरूर हम लोग को, है ना, क्योंकि ये चीज को जानकारी बताएंगे हम लोग के कवि, ठीक है। चलिए तो ये चीज यह रखना, अपरिहन चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। आज के जो समय है चिंता का विषय है पेड़ और पौधों को लेकर बच्चों, क्योंकि लोग आज के डेट में देखा जाए पेड़ को काटकर हर प्रकार की हर तरह की सामान वस्तुएं बनने लगा है ना, अलमारी हो, चौकी हो, पलंग हो, सोफा हो, बहुत सा चीजें कह सकते बच्चों बनने लगा
है ना, अलमीरा हो, कई प्रकार की वस्तुएं बनने लगा, कई प्रकार की चीजें बनने लगा है। किससे बच्चों? तो पेड़ पौधा को जो काटने के बाद जो उसमें से लकड़ियां मिलती है उसी से तो बनती है, आपको तो पता ही होगा। तो कभी ये चीज को देखकर दुखी भी है और कविता उसी दुखी को लेकर लिखते हैं। तो कवि के पास, कवि के घर के पास एक पेड़ था बच्चों, कहानी यहीं से शुरू होता है कवि का। कवि के पास एक घर के पास पेड़ था और वो जब भी कहीं जाता था बाहर, कहीं भी जाता था बाहर हमारे कवि, और वापस जब आता था घर तो उसे देखता था, है ना, जब भी आता तो देखता था। और हमारे जो उनका जो पेड़ और कवि के साथ जो दोस्ती था, जब भी कभी पहुंचता था अपने घर और कवि से प्रश्न करता था ललकारते हुए, आप कौन? तो कवि कहता था, मैं आपका दोस्त। अचानक से यहाँ पर ये हो जाता है, पेड़ अब वहाँ नहीं रहता है, पेड़ अब वहाँ नहीं रहता है कवि के घर के पास। तो क्यों, कहाँ चला गया सर वो? तो सर बच्चों किसी ने काट दिया है उस पेड़ को, हत्या कर दिया है। यहीं से वो जो कविता है क्रिएट हो जाती है। चलिए सुनाते हैं अब कविता, है ना। चलिए समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि करना मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सर आप, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या के अर्थ ये हुआ, एक वृक्ष को मार दिया गया, काट दिया गया। ठीक है, चलो सुनो। कहते हैं कभी कहीं विदेश गए थे घर से, अब विदेश से वापस घर लौटे, ठीक है। अब की घर लौटा, देखा वह नहीं था। कौन नहीं था बच्चे? अब की जब मैंने बार घर लौटा था, कभी बोल रहे हैं कि जब अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, अर्थात पेड़, वृक्ष, वृक्ष कह रहा है उसको, मतलब पेड़ ही नहीं देखा, मतलब देखा वह नहीं था। जब मैंने विदेश से लौटा अपना घर तो देखा वह नहीं था। कभी बोल रहा कुंवर नारायण जी नहीं दिखा। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, वही जो उनसे पहले कई बार मिले हैं, कहीं भी जाते थे तो आते तो रहता था, लेकिन अब की बार मतलब इस बार मैंने जब गया था विदेश तो वापस आया तो देखा कि वो है नहीं वहां पर। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। तो चौकीदार किसको कह रहे हमारे कवि यहाँ? वृक्ष को कह रहे। जैसे कैसे होता है, आप कहीं जाते हैं तो चौकीदार भी होता है, तो चौकीदार इनका जो था वृक्ष था बच्चों, कवि का। बूढ़ा चौकीदार किसे कहा कवि ने? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहे यहाँ पर कवि ने। समझ गए? आगे बात होता है। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, और वही पुराना चमड़ा अर्थात कह सकते जो उसकी सूखी पत्तियां रहती है, सूखी जो उसकी जड़ें रहती है, वही टू कॉपी वही पुराने चमड़े अर्थात उसका पुरानी सूखी कह सकते पत्तियां, जो जड़ें, जो उसको टहनी निकला हो रहा था ना, सारी सूखी थी। वही पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, और उसमें जान था। पुराना तो था, बूढ़ा तो था, लेकिन जान था उसमें। झुरियोदार खुरदुरा तना, जो तना था उसका मैला कुचैला था, कह सकते हैं एक तरह से। जब बूढ़ा हो जाता है तो जानते हैं पेड़ पौधियां का जो पत्तियां होती है वो हरा नहीं होता होगा, उसका पत्तियां धीरे धीरे क्या होता है, सूखने लगता है, और देखने में बूढ़ा वृक्ष जो होता है ना, देखने में अच्छा ना भी लगता है। तो कभी यही कहना चाहते हैं, लेकिन बूढ़ा चौकीदार तो था, बूढ़ा वृक्ष तो था, पुराना चमड़ा तो था, लेकिन उसके अंदर जान था, मतलब पेड़ जिंदा था। झुरियोदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, उसका तना कैसा था? मैला कुचैला था। राइफल से एक सूखी डाल, राइफल से एक सूखी डाल था। आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से पेड़ को,
इस प्रकार को बनाते हैं पेड़ को। यहाँ से राइफल निकालते हैं, इसका एक टहनी है, राइफल के जैसा है इसका क्या टहनी बच्चों। तो इसी प्रकार पेड़ होती है और यहाँ पर क्या होती है बच्चों, इसका तो जड़ है यहाँ पर बच्चों, ध्यान से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आप सबको। तो एक पेड़ का आप देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही एक अच्छा कविता लिखे कवि है, ठीक है। तो इनका जो सूखी डाल था किसके जैसा दिखाई देता था, राइफल के जैसा। किसके जैसा, राइफल के जैसा। तना कैसा था बच्चों, मैला कुचैला था। कैसा था, मैला कुचैला था। झुर्रीदार मतलब कह सकते हैं बहुत ये बुजुर्ग हो गया था पेड़, बूढ़ा हो गया था, पुराना, है ना। एक पगड़ी से फुल्ली पत्तीदार, और इसका जो पगड़ी कहने का मतलब ये जो होता है ना मेन ऊपर वाला पार्ट, इसको पगड़ी कहते हैं। देखा, जो कह सकते हैं यहाँ पर फूल पत्तीदार है, इसके ऊपर पूरा तरह से पत्तीदार लगा फूलों का। अब फूल पत्ती को कभी कहते हैं, इनका जो फूल पत्तीदार है ये पगड़ी है। पगड़ी क्या है, टहनी को राइफल कहे कवि ने, कितना सोचने वाली बात है। और तना कह रहा है इनका मैला कुचैला है, और शरीर कैसा है, पुराना है, लेकिन अभी भी उनको में जान है बच्चों, है ना। अब देखिए किस प्रकार के कवि हैं, कहाँ कल्पना करके लिख रहे हैं, अलग ही है ना। एक पगड़ी है फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता। पाँवों में, पाँव मतलब जड़ों में, पाँव मतलब जड़ों में, जो उनको बोल रहे हैं कवि कि फटा पुराना जूता है, यानी कि जड़ को यहाँ पर कवि ने बता रहे हैं कि फटा पुराना क्या है, जड़ है ना। जो क्या उसको बता रहे हैं, जूता, फटा पुराना जूता है। आगे चरमराता है, चरमराता मतलब समझते हैं, चर, ऐसे आप सुनते होंगे जब पत्तियां, जब पेड़, जब हवा चलती है तो उसका टहनी चर करता है, इस प्रकार के हवा फिर इस तरह से होता होगा। चरमराता है लेकिन अक्खड़ बल बूता है। बच्चों पेड़ तो बहुत ही पुराना है, पुराना उसका शरीर है, पुराना उसका पत्ती है, पुराना उसका फुल्लीदार है, पुराना उसका जड़ है, लेकिन अक्खड़ है, अभी भी उसमें जान है, अभी भी उसमें जान है, और वो खड़ी है, बलबूते खड़ी है, गिरती नहीं है, एकदम सीधे खड़ी है। कवि कह रहे हैं धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ने अपने खाकी वर्दी में रहता है। क्या हम लोग से पेड़ पौधा मांगने आता है बच्चों कि हमें धूप लग रहा है, हमें छांव कर दो, हमें सर्दी लग रहा है, मुझे स्वेटर दे दो? नहीं बच्चों, नहीं खाता है। लेकिन यहाँ पर कवि और एक पेड़ के साथ बातचीत हो रहा है। फीलिंग महसूस करिए चीज, ये फीलिंग है। धूप में, कभी कहते हैं कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ने रहता अपने खाकी वर्दी में। कितनों भी धूप हो जाए बच्चों, कितने भी गर्मी आ जाए, कितनों भी सर्दी आ जाए, वो कभी नहीं अपना कपड़ा चेंज करती है, नहीं हम लोग को वो कपड़ा मांगती भी है। पेड़ पौधे वही अपने खाकी वर्दी में, वही अपने कह सकते जड़ों में, वही अपने पुराने शरीरों में रहती है। एक वृक्ष, तो कभी जब आते हैं बच्चों दूर से कहीं विदेश जाकर, तो कभी उस छांव में जाकर बैठते हैं, और आज वो कभी की नजरों में अब पेड़ वहां नहीं। कभी कहते हैं अब जब मैं कहीं जाता था विदेशों घूमकर या कहीं और जाता था, तो जब मैं घर वापस लौटता था तो दूर से ही ललकारता है, कौन,
पेड़ वृक्ष जो बूढ़ा वृक्ष है वो लड़काता था, कहता था वृक्ष कौन? तो कवि कहता था मैं जवाब देता हूँ, कवि कह रहा है कि मैं जवाब देता हूँ दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त, वृक्ष को कह रहा है कवि। जब कवि कहीं से आता था अचानक से, तो वो जो वृक्ष था, बूढ़ा वृक्ष, वो बोलता था, ललकारते हुए बोलता था कौन? तो मैं जवाब देता था मैं दोस्त। तो क्वेश्चन आ सकती है वृक्ष और कवि का संवादों को लिखिए, या दोनों को संबंध क्या है? तो वृक्ष और कवि में दोस्ती का संबंध है। वृक्ष और कवि का संवादों का मतलब तो बातचीत को लिखे। तो जब हमारे कवि बाहर से आते हैं तो हमारे जो बूढ़ा वृक्ष रहता है, बूढ़ा मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो रहता है वह ललकारते हुए पूछता है कौन? तो कवि कहते हैं, जवाब देता है कि मैं तुम्हारा दोस्त। यही लिखना बाबू। आता है कि कवि और वृक्ष के संवादों को लिखें, तो आप इसी प्रकार को लिखिएगा। यही तो बातें हुआ, कुछ कहाँ बात हुआ। दूर से ही ललकारता था कौन? तो मैं जवाब देता था कि मैं तुम्हारा दोस्त, और पल भर को बैठ जाता था। ये प्रश्न करता था वृक्ष कि कौन? मैं जवाब देता था कि दोस्त। उतने जवाब देकर मैं पेड़ के नीचे, बूढ़ा वृक्ष के नीचे, जो वृक्ष है उसके नीचे, और मैं पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। आप कहाँ बैठेगा कभी सर, आप तो वृक्ष ही नहीं। तो वही बीती हुई चीजें बता रहे हमारे कवि कि जब भी मैं उसे देखता था तो वो पूछता था कौन? तो कवि बोलता था मैं तुम्हारा दोस्त। उसी पल भर मैं उसके पांव जो छाया में मैं बैठ जाता था अपनी ठंडी छाव में उनका। अब तो वो नहीं है, कवि इस को चीज को दुखी में है। कवि आगे कहना चाहता, दरअसल शुरू से ही था हमारा अंदेशा कि कहीं एक जानी दुश्मन। कवि को लगता था कि पता है मुझे एक दिन पता था कि ये एक बूढ़ा वृक्ष को काट दिया जाएगा, और आज काट दिया उसको। जब मैं अचानक आया विदेशों से घूमकर देखा वो है ही नहीं। मुझे पता था ये चीज, अंदेशा था, शक था, संदेश था, संदेश कह रहे हैं, संदेह, डाउट था, ये पेड़ को एक दिन काट दिया जाएगा, और आज काट दिया। कवि कहते दरअसल उनको शुरू से ही पता था कवि को कि हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन था, मतलब पेड़ को काटने वाला, और उस पेड़ को काट दिया। आगे बोलते हैं कवि, ध्यान सुनिएगा। कहते हैं अब कि पेड़ पत्तियों को काटने से क्या क्या नुकसान होती है, ध्यान से सुनिएगा। आगे कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से। कभी कहते हैं घर को बचाना है तो लुटेरों से, शहर को बचाना है नदीरों से। किसे? नादीरों से। नादीरों एक होता है गैंग बच्चों, क्या होता है? गैंग होता है, एक तरह से सेना होता है उसमें, और उसको बना कर लोग घूमते हैं और शहर को लूट पोट करते हैं। तो घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। और शहर को किससे बचाना है? नादीरों से। देश को किससे बचाना है? देश तो बचाना है देश के दुश्मनों से। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। बचाना है तो नदियों को नाला हो जाने से। बचाना है बाबू तो नदियों को नाला हो जाने से। बचाना है तो हवा को धुआं हो जाने से। आज इतना फैक्ट्री खुल गया है, देश विदेश, कह सकते अपने देश की बात किया जाए, इतना फैक्ट्री खुल गया, कारखाना, आज धुआं, और इतना कह सकते हैं जो ट्रैफिक हो गया है, वाहन हो गया है, गाड़ी हो गया है, उससे क्या निकल रहा है बच्चों? पॉल्यूशन निकाल रहा है।
धुआं निकल रहा है सर। तो धुआं, हवा को धुआं हो जाने से, हवा को कह सकते हैं प्रदूषित होने से बचाना है। खाना को जहर हो जाने से बचाना है। आज देखा जाए बच्चों, खाना कई प्रकार की मिलावटी चीज आ रही है और हर खाना, हर सब्जियों में देखा जाए हर प्रकार की जो चीजें जल्दी उपजाई नहीं जाती है, आज उसे दवाइयां देकर, इंजेक्शन देकर, कई प्रकार की चीजों देकर उसे उपजाया जाता है कि जाके खाएं हम सब और अब बीमार पड़े। तो खाना को जहर हो जाने से बचाना है, नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, और देश को किससे बचाना है? देश के दुश्मनों से बचाना है। शहरों को नदीरों से, घर को लुटेरों से बचाना है। कभी कह रहे चीज, और हवा को धुआं हो जाने से और खाना को जहर हो जाने से बचाना है। बचाना है तो जंगल को मरुस्थल हो जाने से। मरुस्थल समझते बच्चों? जंगल में पेड़ पौधा रहेगा तो हरा भरा दिखाई देगा, और जंगल में पेड़ पौधा नहीं रहेगा उसे कहते हैं मरुस्थल। वो जो स्थल है मरु है, उसमें कोई जान नहीं। तो जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से, बचाना है तो मनुष्य को जंगली हो जाने से, बचाना है तो मनुष्य को जंगल हो जाने से। आज मनुष्य ही जंगल को काट रहा है, लकड़ियों को, एक एक पेड़ों को काट रहा है ना। आपने शायद आपने ये चीज सुना होगा, चिपको आंदोलन। आप लोग आंदोलन देखे, आंदोलन देखे कर कहानी सुने होंगे आंदोलन के बारे में, आप लोग की हिस्ट्री में पढ़ना। चिपको आंदोलन, उसमें पता है क्या हुआ था? सुंदर बहुगुणा करके एक व्यक्ति था, ठेकेदार था, वहां के पेड़ वृक्षों को काटा जा रहा था। और ये कहानी जो है शायद मुझे याद नहीं है कहाँ की कहानी, लेकिन है कहानी ये। तो उस पेड़ को, वहां के पेड़ को बचाने के लिए वहां के जितने भी था लोग, बस्तियां का लोग, गाँव के लोग, सारे लोग पेड़ को बचाने के लिए पेड़ के सामने खड़ा हो गया था। अगर काटना है तो मुझे काटो, पेड़ों को नहीं काटो। चिपको आंदोलन सुने होंगे आप सब शायद। तो चिपको आंदोलन ये पढ़ना हिस्ट्री में, इतिहास में, क्लास 10th में तो पढ़ाएंगे आप सबको। तो यहाँ पर ये चीज, यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, और नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, और हवा को धुआं हो जाने से, और खाना को जहर हो जाने से, और जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना बच्चों, और मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना। तो क्या आप लोग को समझ में आ गया पूरा कविता? तो आप सबको यहीं तक है। कहते हैं क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन मैं आप सबको इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। कवि को ब्रीच बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? तो कवि को ब्रीच चौकीदार, यहाँ पर कवि को ब्रीच बूढ़ा चौकीदार इसी लगता था क्योंकि उनका जो था शरीर पुराना था, उनका पत्तियांदार, फुल्लीदार पत्तियां जो था, बताए थे कि पगड़ी के जैसा है, और उनका जो टहनी है राइफल के जैसा है ना। और उसका जब वो हवा चलता था तो चरमाता था जरूर, लेकिन वो अपने बदौलत वो खड़ा रहता था, इसीलिए कभी कहते थे कि वो एक बूढ़ा ही चौकीदार। और जब भी कहीं से आता था तो आपको पता ही, कभी से जो दोस्ती था उससे सवाल करता था, आप कौन? तो कभी कहता है मैं, जवाब देता था, कभी बोलते हैं कि मैं आपका दोस्त। यही बातें को ब्रीच और कवि में क्या संवाद होता है, वही आगे क्वेश्चन। तो जब कभी कहीं से आते थे विदेश से घूमकर, तो जब घर पहुंचते थे तो दूर से ही ललकारता था ब्रीच कि आप कौन? तो कवि कहता था मैं आपका दोस्त। यही तो बातें हुआ बस, और क्या बात हुआ? आपको लगता है कुछ और बात हुआ तो जरूर कमेंट में डालिएगा। तो यही है, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों को जिक्र करता है? तो कवि अपने कहते हैं कि घर को बचाना है तो लुटेरों से बचाओ, यही तो अंतिम बताता है ना। और शहर को बचाना है नदीरों से, और नालियों को नाला हो जाने से। आगे बताते हैं
आगे बताते हैं क्या, शहर को देश को बचाना है, देश को दुश्मनों से, और नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, और हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, और खाना को जहर हो जाने से बचाना। यही तो देते हैं संदेश कभी लास्ट में ना। हाँ, शहर, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है? घर, शहर और देश को बचाने के बाद हमारे कवि कहते हैं नदियों को नाला हो जाने से बचाइए, और हवा को धुआं हो जाने से बचाइए, है ना। और लास्ट में कहते हैं कि जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाइए, और लास्ट में बोलते हैं कि मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाइए। ये कवि का संदेश है, अपनी कविता का माध्यम से दिए हैं, है ना। तो कवि यही कहना चाहते हैं बच्चों कि आप एक पेड़ जरूर लगाइए, पेड़ को काटिए नहीं, पेड़ को उजाड़िए नहीं, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक चीज है। ऑक्सीजन के रूप में हर चीज में उपलब्ध होता है बच्चों, और ये पेड़ हमारे बहुत ही, कह सकते ठंडा, बरसात, गर्मी में सब चीज में हमारे लिए उपयोगी है। तो एक पेड़ आप जरूर कहीं हैं तो जरूर लगाकर अपना योगदान लेवल करिए। अगर आप सब पेड़ काटने में, तो वो भी कमेंट में जरूर बताइए कि सर मैं पेड़ काटने वाला में हूँ कि पेड़ आप लगाने वाला है। सर आप बता दीजिए आप किस में? मैंने अभी तक पेड़ न काटा और नहीं लगाया बच्चों, ठीक है। तो आप सब क्या हैं जरूर आप सब बताइए, ठीक है। तो आप सबको इसका क्वेश्चन आंसर बच्चों मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के मेल लिंक में, तो आप सब जरूर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप याद कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नया चैप्टर के साथ, जिसका नाम है बच्चों, जिसका नाम है अनामिका जी। क्या नाम है उनका? अनामिका जी। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान का ज्ञान देंगे आप सबको, अक्षर का हम ज्ञान देंगे अगले क्लास में आप सबको। अनामिका के बारे में आज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो एक कवित्री है, महिला के बारे में कवित्री है, बहुत ही एक अच्छा कविता लिखती है। चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। लव यू, बाय बाय, ठीक है।